हम माझे पूछदी सुन दिए मेरी दिए भला दुबली तू किया करी हुई हो पार लिया बनिया मोर जे बोले हो पार लिया बनिया मोर जे बोले हो अम्मा जी इने मोरे नींदरा गवाई हो। संघर्ष तो हम सभी करते हैं। हर किसी के संघर्ष करने की अलग अलग वजह होती है। सबको ही संघर्ष कठिन लगता है, पर दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मानते हैं कि उनकी सफलता का सारा श्रेय उनके संघर्ष को ही जाता है। उन्हीं में से एक हैं सीमा शर्मा जी, जिन्होंने अपने जीवन में कई कठिनाइयाँ देखी पर कभी संघर्ष करना नहीं छोड़ा। बचपन में उन्होंने सिंगिंग से अपने करियर की शुरुआत करी और फिर थिएटर से जुड़कर अपना पूरा जीवन थिएटर और सिंगिंग को समर्पित कर दिया। तो आइए उन्हीं से जानते हैं उनकी सफलता का सफ़र। आपकी सिंगिंग की शुरुआत कैसे हुई? मेरा सिंगिंग में बहुत मन होता था। एक जो हमारे गुरुजी थे, स्वामी जी जिनको बोलते थे, उन्होंने एक उसके कोर्स को चलाने के लिए परमिशन ली हुई थी। तो बचपन में उन्होंने बोला कि अगर आप गाती हैं तो आ जाओ सीख लो, लेकिन उन्होंने एक चस्का देने के लिए कि अच्छा गाती हैं तो आ जाओ। तो हम लोग चले गए। तो इस तरह से राग का जो नॉलेज था कि यमन में कौन से सुर लगते हैं, राग भूपाली में कौन से सुर लगते हैं। अच्छा, हम लोग क्या करते थे कि इंस्ट्रूमेंट सुनते थे, फिर आंख करके बताते थे कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट बज रहा है। ये बात मैं बता रही हूँ बचपन की। तो जब मैं 5th क्लास में पहुँची, जब 3 साल कर चुकी तो 4थी साल में तब उन्होंने डिमांड किया कि अभी आपको फ़ी देनी पड़ेगी। अब मुझे ये लगा कि अब ये तो फ्री में करवा रहे थे, तो अब फीस कहाँ से आएगी। मैं तो शौक भी था, लेकिन एक चस्का होता है ना, वो चस्का तो लगा हुआ था, सीखना भी था, गाती भी अच्छा थी। स्टेज सिंगिंग करते करते थिएटर के लिए कॉन्फिडेंस कैसे आ गया? एक चीज़ ये थी कि झिझक जो थी ना वो बिल्कुल भी नहीं थी। एक जो स्टेज कॉन्फिडेंस है ना वो शुरू से था। तो वो करते करते फिर हमें लगा कि हमें कहीं अपने आप को एक्सपोज करना चाहिए, हमें अपनी ये जो परफॉर्मेंसेज हैं एक मंच मिले जहाँ पे करें। तो मुझे अच्छी तरह से याद है कि मंच तो और तो नहीं मिला, लेकिन मंडी में रामलीला हुआ करती थी, बहुत बड़े लेवल की रामलीला होती थी, यानी कि हज़ारों के हिसाब से लोग बैठते थे। एक बार तो मुझे अच्छी तरह से याद है कि मेरा एक गाना था जो जैसे मैं उसको गुनगुना के बताती हूँ। दो दीवानी शहर में रात में या दोपहर में अब दाना ढूंढते हैं। उसको सीखा मैंने, बाकायदा उसका टेप रिकॉर्डर से उस गाने को तैयार किया, और फिर जिस दिन तैयार किया उस दिन लगा कि आज ही गाना है। तो मैं चली गई रामलीला। अब इतना तो थोड़ा सा लोग जानते थे। मैंने कहा मुझे गाना गाना है। कहते आज कोई भी टाइम बिल्कुल भी नहीं है, आज रावण दरबार है। मैंने कहा रावण दरबार में ही गा लूँगी, लेकिन गाऊँगी ज़रूर। तो पीछे मुझे आज भी अच्छी तरह से याद है कि पीछे रावण दरबार लगा हुआ था, रावण बैठा हुआ था, और उन्होंने अनाउंस किया और मैं बीच में जाके मैंने ये गाना गाया। और जब गाना गाया तब एक सेटिस्फेक्शन हुई, तो वापस आई। यानी कि एक जो कॉन्फिडेंस था वो बहुत ज़बरदस्त था, और उसने आगे चल के भी बहुत सपोर्ट किया। तो वहाँ से फिर जब मैं कॉलेज पहुँची तो कॉलेज में एक संगीत नाटक अकेडमी की वर्कशॉप हुई। तो ये बात है 1984-85 की, उसके आसपास की। तो उस वर्कशॉप का जो मेरा पहला प्ले हुआ, फुल लेंथ प्ले जो मैंने किया, वो किया इडिपस सोफोक्लीज का, जिसका निर्देशन अमला राय ने दिया था और उसको असिस्ट किया था सुरेश शर्मा जी ने। और इस तरह से मैं रंगमंच में फिर सक्रिय हुई। उस समय एक ऑफ बीट करियर को चुनना कितना मुश्किल रहा था? बहुत डिफ़िकल्ट था।
ये होता था कि मैं जब भी हम लोग प्रोग्राम करते थे, खैर मम्मी का सपोर्ट तो रहता था क्योंकि मॉरली सपोर्ट तो रहता था वो लोग ये, लेकिन ये था कि माँ को भी ये पता था कि अगर मेरी बेटी रात को 2 बजे भी आ रही है तो ये कहीं से काम करके ही आ रही है। इतना विश्वास जो था हमने पेरेंट्स का लिया हुआ था और अपने कॉन्फिडेंस में हमने पेरेंट्स को लिया था। लेकिन उसके बावजूद भी बुआ, चाचा, ताया, इन लोगों से हजम नहीं होता था। इवन मेरे साथ के जो पढ़ने वाले जो साथ की कज़न्स थी, उन लोगों को भी ये नहीं लगता था। उनको ये लगता था कि रात को तू जाती क्यों है, हमारे ऐसी तो नहीं जाती हैं, या कहीं ना कहीं वो उस तरीके से बात करती थी। लेकिन जब धीरे धीरे उन्होंने देखा कि ये एक इन्वॉल्वमेंट इनकी है, इनका जीना मरना इसी में है, एक धुन है, तो उन्होंने भी बोलना छोड़ दिया था। लेकिन कहाँ, आप पानी को कहाँ रोक सकते हैं, वो तो रिश्ता रहता है, बहता है, बहता रहा। बाकी हम लोगों ने भी प्रूव किया और अच्छी जगह पर जब पहुँचे तो फिर फैमिली ने भी सपोर्ट किया, सबने अप्रिशिएट किया। सुरेश जी से आपकी पहली मुलाकात कब और कैसे हुई? सुरेश जी के साथ मेरी पहली मुलाकात वर्कशॉप में हुई थी, जो संगीत नाटक अकेडमी की वर्कशॉप थी, उसमें सुरेश जी के साथ मैं मिली थी। तो उसमें सुरेश जी जो थे एक मुझे अट्रैक्ट भी किया था, इस तरीके के नहीं कि मैं एक लाइफ पार्टनर इनको बनाऊंगी, लेकिन ये लगा कि थिएटर में अगर ऐसे लोग हैं तो थिएटर कितना रिच है। और धीरे धीरे जब बातचीत हुई तो थोड़ा सा बातों बातों में फिर मुझे लगा कि नहीं, कैरियर जो है वो अगर मुझे इस फील्ड में बनाना है तो मुझे पार्टनर भी इसी से रिलेटेड देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। तो दोस्ती बढ़ी, दोस्ती के बाद धीरे धीरे फिर आगे चल के जब समय आया, घर वालों ने शादी की बात करते थे तो मुझे ये लगता था कि नहीं, मुझे शादी करनी है तो उन्हीं से करनी है। फिर उसके बाद जैसा होता है कि वो सुरेश जी मिले, फैमिली से मिले, आपस में काफ़ी ना नुकर हुई। सुरेश जी तो खुद में ही एक डेडिकेटेड आर्टिस्ट थे, तो आपके घर वालों को क्या प्रॉब्लम थी? घर वालों को ये लगा कि थिएटर का है, एक्टर है, भूखे मारेगा, जैसे कि अवधारणा रहती है। आज की बात नहीं मैं कर रही हूँ, मैं बात कर रही हूँ 80s में, जब 85 में, 84, 85 में लोगों को लगता था कि ये तो भूखे मरने वाला काम है, क्योंकि एक्टर का स्ट्रगल हॉरिबल, बहुत ही ज़्यादा। सुरेश जी का भी स्ट्रगल काफ़ी रहा, क्योंकि जिस तरह से घर से निकले थे, इन्होंने जो जगह जगह काम किया। हाँ, एक लेकिन मेरी माँ जो थी वो मेरी सपोर्ट में थी, क्योंकि माँ को मैंने जब सुरेश जी से मिलाया तो मेरी माँ ने अप्रिशिएट किया कि नहीं, और मेरे दादाजी ने काफ़ी अप्रिशिएट किया। लेकिन उन्होंने शर्त ये रखी थी कि अपनी पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद ही हम शादी करेंगे। तो मैंने अपनी एजुकेशन पूरी की, उसके बाद मैंने फिर मैरिज की। आपको ऐसा नहीं लगा कि दिल्ली या मुंबई में आपके लिए ज़्यादा एक्सपोजर था? मैं कई बार सुरेश जी से कहती थी कि नहीं, मुझे भी बम्बई या दिल्ली, मुझे भी स्ट्रगल के लिए मैं भी नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा जाना चाहती हूँ, काम करना चाहती हूँ। तो सुरेश जी ने समझाया भी, कहते अगर तुम चाहती हो कि तुम ज़िंदगी भर लाइफ टाइम अगर थिएटर करना चाहती हो जैसा तुम कहती हो, तो तुम्हें एक जगह टिकना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा और अपने आप को स्थापित करना पड़ेगा। मंडी में थिएटर इंस्टीट्यूट शुरू करने का आइडिया कब और कैसे आया? कोई भी ऐसा जगह नहीं बनी कि जहाँ पे हम रेगुलर रह के काम कर सकें, जहाँ से हमें रोजी रोटी मिले, क्योंकि थिएटर उस वक्त भी मुफलसी में था, आज भी मुफलसी में है। फिर हम दोनों ने मिलकर एक जगह, सबसे पहले तो ये हुआ कि एक लैंड देखी जाए। अब लैंड का जब सवाल आया तो मुझे लैंड मंडी में ही चाहिए थी, कि मंडी के बीच में ही। तो मैं सुरेश जी को कहती थी कि मंडी के बीच में देख लें। तो ये कई बार मुझे, जैसे उस वक्त मोबाइल तो होता नहीं था, टेलीफोन होता था या चिट्ठियाँ होती थी, चिट्ठियों में हमारी बातें ज़्यादा होती थी। तो फिर अल्टीमेटली इन्होंने कि नहीं, तुम देखती रहो, जगह देखती रहो, जहाँ अच्छी लगती है फिर मैं आता हूँ, फाइनल हम तब करेंगे। तो इस तरह से फिर ये जगह का चुनाव हुआ। जब ये जगह देखी, मुझे पसंद बिल्कुल भी नहीं थी, क्योंकि मुझे दूर लगा, बहुत दूर लगा। जब सुरेश जी आए तो सुरेश जी ने एक्सेप्ट किया, कहते कि नहीं, और उन्होंने सिलेक्ट जगह को कर लिया कि नहीं ठीक है, पैसा दे दो। जगह ली तो यहाँ पे एक कच्चा मिट्टी का मकान था, बाकी कुछ भी नहीं था। तो उसमें एक कमरा जो था वो बिल्कुल टूटा हुआ था, दूसरा कमरा जो था वो मिट्टी का था, जिसे लीप पोत के जो कमरा बनाया जाता है वैसा। तो मुझे आज भी याद है कि उस कमरे में मैं क्या करती थी, बैम्बू का सेल्फ बनाती थी, उसमें दालें चावल सब कुछ रखना। तो वो एक अलग दौर था। तो इस तरीके से फिर दूसरा कमरा जो था, एक बार की मुझे अच्छी तरह से याद है कि कैमरा बंद, तो मुझे अच्छी तरह से याद है कि इतनी भयानक बारिश हो रही थी, बहुत तेज बारिश हो रही थी।
तो हमारा जो पूरा घर था वो पूरा पानी से टप 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 करके नीचे गिर रहा था। और उस वक्त बेड जो थे हमारे पास, जैसे एक संघर्ष की मैं बात कहना चाहूँगी कि वो बेड भी ऐसे होते जो निवाड़ जो होती है बुन के जो किए होते बेड होते हैं, वो बेड थे, 2 बेड थे। तो रात को मैंने तब देखा कि दीवारें जो थी एक लाइट के अंदर, क्योंकि थिएटर से भी हूँ, हम लोगों ने वो सीन्स भी देखे हैं, तो दीवारों के अंदर से मुझे पूरी जो दीवारें थी वो ऐसा लगने लगा जैसे यहाँ ये कभी भी सांप या बिच्छू निकलेगा और वो हम लोगों के ऊपर चढ़ जाएगा, क्योंकि छत जो थी वो भी वैसी थी और दीवारें भी वैसी थी। आज भी उस कमरे में देखती हूँ तो मैं देखती थी वो रात मैंने कैसे काटी थी, क्योंकि उस रात पूरी रात हमें नींद नहीं आई। और उसके बाद जब आधी रात हुई तो पानी टपकने लगा, तो बेड हम लोगों ने हटाए। तो उस वक्त का एक हॉरिबल सा एक स्ट्रगल लगा। शायद ये हमारा संबल भी बना, हमारी ताकत भी बनी, हिम्मत भी बनी कि आज तक हम लोगों ने उस चीज़ को झेला, तभी हम लोग आज यहाँ तक पहुँच पाए। अगर वो स्ट्रगल ना होता तो शायद हम उतना संघर्ष ना करते। इंस्टीट्यूट रन करने के लिए फाइनेंशियल क्राइसिस कई बार देखे होंगे आपने, ऐसा कोई किस्सा याद है आपको? कि सुरेश जी ने क्या किया कि एक पैसा था इनका, एक एफडी थी, इन्होंने मेरे पास दी। वो एफडी जो थी वो 48,000 की थी। ये बात मैं कर रही हूँ आपको, ये बात है आपकी 92 की, 1992 की, कि नीचे एक टैंक बना हुआ है पानी का। तो मैंने क्या किया कि मैंने कहा इस टैंक को, कि वो पहले कच्चा था, मिट्टी का था, तो वो मिट्टी में पानी भर जाता था, फिर पानी से हम लिफ्ट करते थे पानी, तो मिट्टी जो थी बाद में मिट्टी पंप में घुस जाती थी और पंप खराब हो जाता था। तो मुझे लगा कि मैंने कहा इसको पक्का कर दे। जो एक जुनून होता है ना, वो जुनून था। मैंने एक बार भी नहीं सोचा कि जिस आदमी ने मेरे पास पैसा रखवाया है वो दूसरे का पैसा है। मुझे ये लगा कि नहीं, ये मेरे पास है तो मैं इस्तेमाल कर सकती हूँ, क्योंकि जहाँ 10 लगना होता था वहाँ 1000 लग जाता था, क्योंकि नहीं पता चलता आपको कि एक लैंड के ऊपर आप खर्चा कर रहे हैं। तो जब मैंने वो टैंक बनाना शुरू किया तो आप विश्वास नहीं करेंगे, पहले मेरा 5000 ख़त्म हुआ, उसके बाद 12000 ख़त्म हुआ, और लास्ट में आके मेरे पास 2000 बचा, और 46,000 जो था वो मैंने टैंक में लगा दिया। तो मैं जब घर आई तो उसके अगले दिन सुरेश जी को आना था। तो जब ये आए तो अब मेरे रात में ही मेरे दिमाग में ये चलना कि कैसे अब बोला जाए कि वो पैसा ख़त्म हो गया। ऐसा नहीं कि मैंने उस पैसे को उड़ाया हो, लेकिन लगाया क्यों? क्योंकि हमें इंस्टीट्यूशन बनाना है, और इंस्टीट्यूशन बनाना है तो उसके लिए पानी हमारे पास नहीं था। सबसे बेसिक जो रिक्वायरमेंट थी वो पानी थी, तो पानी हमारे पास नहीं था। इसलिए मैंने कहा अगर टैंक बना दूंगी तो हमें इंस्टीट्यूशन बनाना ही पड़ेगी। एक जुनून था। जब ये आए तो उन्होंने जब हिसाब पूछा, तो जब ये बात हुई तो काफ़ी नाराज़ भी हुए, लेकिन अल्टीमेटली जब मैं पानी के पास लेके गई तो उन्होंने फीलिंग्स को भी समझा। ये जो एक चीज़ है हम दोनों के बीच में, शायद ये एक कड़ी है जो हमें जोड़े हुए रखी है। 24-25 साल के सफ़र में आपका और आपके छात्रों के बीच में कैसा रिश्ता रहा है? मुझे कभी बच्चे जो थे वो स्टूडेंट नहीं लगे, लेकिन इतना ज़रूर होता है कि ये जब बच्चे बदतमीज़ियाँ करते हैं और बैड मैनर्स और इस तरीके की हरकतें करते हैं तो वो थोड़ा सा हर्ट करता है। फिर उसके बाद मैं 3 दिन 4 दिन तक अपने आप को काट लेती हूँ। फिर मुझे ये लगता है कि नहीं, ये अगर स्टूडेंट नहीं है, ये मेरी बेटियाँ ही हैं, तो बेटियों की तरह इनको समझाती हूँ। बाकी मेरे लिए तो जैसे मेरे अपने खुद के पैदा किए हुए बच्चे, मेरे लिए स्टूडेंट सारे आज भी वैसे ही बच्चे हैं। आज हमने आपको मिलवाया एक डेडिकेटेड थिएटर आर्टिस्ट सीमा शर्मा जी से, जिन्होंने हमेशा ही अपने अंदर जुनून को ज़िंदा रखा और संघर्ष को सफलता में बदल कर दिखाया। अगर आपके पास भी ऐसी कोई अनसंग स्टोरी है तो कमेंट बॉक्स में लिखें और हमारी ईमेल आईडी पर शेयर करें। इस अनसंग स्टोरी को शेयर करें ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके, या ऐसी ही अनसंग स्टोरीज़ को विटनेस करने के लिए अनसंग इंडिया फाउंडेशन चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।